दोस्तों, एक कलेक्टर साहब दिवाली की छुट्टी पर अपने घर पर आए हुए थे। तभी सिविल ड्रेस में वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी दोस्तों बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है और वहां पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसे का डिमांड करने लगते हैं, घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीलरेस नहीं है, तुम्हारे पास पॉल्यूशन का कागज नहीं है, तुम्हारे चालान होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हमारे पास कागज तो है लेकिन वो घर पर छूट गया है। मैं कल लेकर आऊंगा और आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि तुम्हारे पास कागज अभी नहीं है। या तो तुम चालान के पैसे दे दो या फिर मुझे 1,000 रुपए दे दोगे तो मैं तुम्हें चालान नहीं काटूंगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरे दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूंगा, अभी तक मैं सिर्फ 100 रुपए ही कमा पाया हूँ। तो दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि कल पैसा कमाए होगे ना, वो पैसे तो तुम्हारे पास हो गए ही, तो उन्हीं में से दे दो। तो अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब वो पैसे तो मैंने कल ही खर्च कर दिए थे, हमारे पास पैसे नहीं है, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं हमेशा अपने साथ अब कागज लेकर ही चला करूंगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे वो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे और चुपचाप उस सिपाही की और ऑटो वाले की बातें सुन रहे थे। जब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा के ऊपर अपना रौब दिखाने लगता है, उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे उनको गुस्सा आ जाता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का? दोस्तों जो पुलिस वाला था ना, वो समझता है कि ऑटो में बैठा हुआ कोई आम आदमी है और उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो शॉर्ट और पैंट पहने थे और चप्पल पहने हुए थे और बिल्कुल ही नॉर्मल कपड़ों में सिविल ड्रेस में अपने दोस्त से मिलने के लिए वो अपने घर से निकल गए थे। तो दोस्तों पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई आम आदमी है और मुझसे किस तरह के ये सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, उनके कॉलर पकड़ के खींच कर ऑटो से बाहर निकलता है और उन्हें एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जब आप लोग जानेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार कर लेता है और सीधे लेकर के अपने थाने पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोलते और नहीं बताते हैं कि मैं एक कलेक्टर हूँ। लेकिन दोस्तों उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे हर थाने में हंगामा मच गया था और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और जो सिपाही था जो इनको उठाकर गिरफ्तार करके लाया था उसके साथ जो हुआ था, जब आप लोग जानेंगे तो सच में ही आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों ये एक बहुत ही मजेदार घटना है, ये जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जो मेरा हौसला है वो बढ़ता रहे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आपके लिए ऐसे ही लाती रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना कानपुर के एक गांव की है और जो कलेक्टर साहब थे उनका नाम राजवीर सिंह होता है। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते संतान हैं और उनका जो बचपन है वो बहुत ही कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरा था। और दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ मंडी में सब्जी बेचने जाया करते थे और पूरा पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो 300-400 रुपए कमाते थे और उन्हीं पैसों में से वो अपनी पढ़ाई का भी खर्च निकालते थे और अपने माता पिता का भी खर्च निकाल कर घर परिवार चलाया करते थे। और दोस्तों उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों के सामने उन्हें झुकना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों अक्सर उनका लोग मजाक उड़ाया करते थे और कोई कोई उन्हें गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर भी वहां से चला जाया करता था और ये उनका कुछ नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों यही वजह थी कि कलेक्टर साहब कानपुर के अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़ करके दिल्ली चले जाते हैं और वहां पर जाकर के वो यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे करके ऐसे ही समय गुजरने लगता है, 4-5 साल काली मेहनत करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और दोस्तों फाइनली राजवीर सिंह एक कलेक्टर साहब बन जाते हैं। जब दोस्तों ये बात कलेक्टर साहब के माता पिता को पता चलती है कि उनका बेटा एक कलेक्टर बन गया है तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कलेक्टर साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे क्योंकि दोस्तों उनके माता पिता जो वो बहुत ही ज्यादा भगवान से मन्नतें मांगे थे और पूरी जिंदगी की कमाई अपने बेटे के ऊपर लगा दी थी, उनके ऊपर अपनी जिंदगी निछावर कर दी थी। तो कलेक्टर साहब सोचते कि चलो ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं घर जाकर मम्मी पापा से मिल लूंगा और जो भी मन्नत वगैरह वो लोग मांगे हैं वो सब कुछ मैं करवा दूंगा, पूजा वगैरह करा दूंगा तो अच्छा ही रहेगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अब दिल्ली से वो
वो अपने माता-पिता के पास चले जाते हैं। जब कानपुर से वो दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो कभी वो घर पर इस दौरान वापस नहीं आए थे। अब दोस्तों वो फिर से गाँव में आ जाते हैं और गाँव में सभी को लड्डू वगैरह बाँटा जाता है कि लड़का कलेक्टर बन गया है, अब डीएम बन गया है। और दोस्तों जो डीएम साहब थे, जो कलेक्टर साहब थे, वो 3-4 दिनों तक अपने माता-पिता के साथ अपने ही घर पर रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और दोस्तों तभी एक दिन कलेक्टर साहब के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो बाज़ार चले जाओ और वहाँ से मेरे लिए थोड़ा दवा लेते आओ, मेरी दवाई खत्म हो गई है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं आऊँगा शाम को तो दवाइयाँ लेते आऊँगा। इस तरीके से कहकर वो अपने घर से निकल जाते हैं और दोस्तों उस समय ना कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी क्योंकि उनकी नई-नई जॉइनिंग हुई थी और उस समय वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई किया करते थे, तो उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी और उनके पापा तो मेहनत मज़दूरी करने वाले इंसान थे, तो उनके पास गाड़ी की कोई ऐसी आवश्यकता ही नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने भी गाड़ी नहीं खरीदा था। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं गाँव से होते हुए, तभी बीच रास्ते में उनके एक मित्र का फ़ोन आ जाता है और वो मित्र पहले उन्हीं के गाँव में रहता था, उन्हीं का पड़ोसी था। लेकिन उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे, तो वो लोग शहर में ज़मीन ले लिए थे और वहीं पर उन्होंने घर बना लिया था, तो सभी लोग अब शहर में ही शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों कलेक्टर साहब अपने मित्र से मिलने की इच्छा ज़ाहिर करते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, तुम घर पर ही आ जाओ, हम लोग यहीं पर मिलकर बातचीत कर लेंगे, मुलाकात कर लेंगे और मेरी माँ भी तुमसे मिलना चाहती है। मैंने उन्हें बताया है कि तुम कलेक्टर बन गए हो, तो वो बहुत खुश हो गई हैं। वो कह रही है कि आ जाओ घर पर, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा-सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं ऑटो ही रिक्शा से आ रहा हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा, तो मैं तुम्हारे घर पर थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गाँव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो वहाँ पर उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है, तो कलेक्टर साहब उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और बैठ कर के गाँव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब सिविल ड्रेस में थे, शर्ट पैंट और चप्पल पहने हुए थे क्योंकि वो सिर्फ़ उस वक़्त बाज़ार जा रहे थे पापा की दवाई लाने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फ़ोन आ गया था, तो वो सोचे कि चलो जब वहाँ तक जा रहा हूँ तो अपने शहर में जाकर अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। अब दोस्तों अब क्योंकि कितना भी कोई बड़ा क्यों ना बन जाए लेकिन जो गाँव में रहता है वो ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में निकलता है, इसी में उन लोगों को सुकून मिलता है। तभी दोस्तों बीच रास्ते में वाला ऑटो रिक्शा रोक देता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू के ही मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास कागज़ सही तो है ना? तब दोस्तों ऑटो वाला कहता है कि हाँ साहब, कागज़ मेरे पास बिल्कुल ही सही है, लेकिन फिर भी वो लोग बिना मतलब के ही मेरा चालान काट देंगे और पैसे ले लेंगे। उनको कोई ना कोई कमी निकालने के लिए आ ही जाता है और वो ऐसा करके पैसे ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कि वो लोग तुम्हें कैसे रोकते हैं और कैसे वो लोग तुमसे पैसे ले लेते हैं। तो दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, नहीं भैया, मैं कई बार पकड़े जा चुका हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर मुझे फँसा ही देंगे और पैसे ले लेंगे। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वो लोग अगर वो तुमसे पैसा लेंगे, तुमने कोई गलत काम किया होगा तब तो तुम पैसा दोगे। अगर तुम्हारे पास कागज़ है और तुम्हारा सब कुछ सही है, तो वो लोग तुमसे पैसे क्यों लेंगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है। कहता है कि देखिए भैया अगर आपको बहुत जल्दबाज़ी है तो आप उतर जाइए और दूसरी गाड़ी पकड़ के चले जाइए। लेकिन मैं अभी अब नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ेंगे ही और पकड़ेंगे तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा और अभी मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब बड़े ही सोच में पड़ जाते हैं और फिर शांति से ऑटो रिक्शा वाले को अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उन्हें बोल सकते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो पैसा क्यों दूँगा? और वो पुलिस वाले फालतू के तुमसे पैसे क्यों लेंगे? तुम्हारे पास फालतू का पैसा थोड़ी ना आ रहा है, ये कोई ऐसे ही कागज़ थोड़ी है। तुम्हारे पास जब सब चीज़ डॉक्यूमेंट है तो तुम पैसा क्यों दोगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब देखिए, मैं कल गाड़ी की साफ-सफाई कर रहा था और साफ-सफाई करने के दौरान मैं गाड़ी से कागज़ जो थे वो बाहर निकाला था और वो कागज़ मेरा घर पर ही छूट गया है। तो अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो वो लोग कागज़ माँगेंगे और मैं अगर बोलूँगा कि कागज़ घर पर छूट गया है, तो किसी न किसी बहाने से वो मेरा चालान काटेंगे ही काटेंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ कि ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज़ तुम्हारे घर पर तो है ना? ये बात सच बताना। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया मैं सच कह रहा हूँ, गाड़ी मेरे ही नाम पर है। अभी 1 साल ही मुझे ये लिए हुआ है और अभी मैं इसका किस्त भी भर रहा हूँ और सब कुछ इसका ठीक भी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ते नहीं, ये लोग पैसा ले ही लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो वो लोग जितना पैसा तुमसे माँगेंगे मैं तुम्हें वो सारे पैसे दूँगा। लेकिन अभी तुम चलो मुझे लेकर यहाँ से। मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग तुमसे कैसे पैसे माँगते हैं। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर इनसे कहता है कि ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा वो लोग माँगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूँगा बल्कि आपको ही देना पड़ेगा।
तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो ठीक है मैं दे दूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग बैरियर के पास पहुँचते हैं, तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल वहाँ पर खड़े थे। वो सभी लोग उस ऑटो रिक्शा वाला को रोक लेते हैं और कहते हैं साइड में लगाने के लिए। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है और दोस्तों तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज़ दिखाओ। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब देखिए हमारे पास गाड़ी-उड़ी का सारा कागज़ ओके है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर पर मैं गाड़ी का कागज़ छोड़ कर आया हूँ। रोज़ लेकर आता हूँ लेकिन आज मैं गलती से भूल गया हूँ, आज नहीं लेकर आया पाया हूँ, तो मैं कभी और आऊँगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि तुम्हारे गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है और इंश्योरेंस भी फेल है, तुम्हें तो चालान देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी माँगने लगता है और पुलिस वाले से कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई, कागज़ मैं लेकर आऊँगा और आपको दिखा दूँगा, मेरा सारा कागज़ ओके है, कोई भी उसमें कमी नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, देखो या तो तुम अभी मुझे कागज़ दिखाओ अगर सारा पेपर ओके रहे तो दिखाओ और नहीं तो चालान का पैसा दो या फिर तुम मुझे 1000 रुपए दोगे तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूँगा और तुम्हें छोड़ भी दूँगा। तुम्हारी ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से ही निकला हूँ कमाने के लिए। अभी मेरा कुछ बोहनी भी नहीं हुआ है, मैं सिर्फ 100 ही रुपए कमाया हूँ, तो मैं कैसे आपको 1000 रुपए दे दूँ? मेरी कोई गलती ही नहीं है, मैं आपको पैसे क्यों दूँ? अब दोस्तों पुलिस वाला जो है ना, वो ऑटो रिक्शा वाला को धमकी देने लगता है, उसे गाली देने लगता है और पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गलती करते हो, तुमने कागज़ नहीं लाया और ऊपर से तुम मुझसे बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे, वो साफ सब कुछ ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए सुन रहे थे और सारा नज़ारा वो देख रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है, गाली-गलौज करने लगता है, तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई है? और तुमको ये चालान करने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को होता है। तुमको कौन बोला यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाला के ऊपर गुस्सा था, तो उसका दिमाग जो था वो पहले से ही खराब था। उसको को लगता है कि ये कोई नॉर्मल गाँव का आम आदमी है, शहर कुछ जा रहा होगा काम से। ये सब सोचकर जो पुलिस वाला था वो कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट पर उन्हें खींच कर नीचे निकालता है और बाहर निकालने के बाद वो उनको धमकी देने लगता है। कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें जो काम करना है, जहाँ जाना है जाओ और अपना काम करो। मैं इससे बात कर रहा हूँ तो बीच में बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है, तो इसका मतलब यही है कि तुम जो मन करोगे वो करोगे। जिसको मारने का मन करेगा उसे मार दोगे, जिससे पैसा वसूलना होगा उससे पैसे वसूल लोगे। यही इस वर्दी का मतलब होता है। अब दोस्तों उस कांस्टेबल को ये सब बात सुनकर, ये फिजूल की बातें सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल कहता है साहब को, उन्हें गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि चलो तुम्हें यहाँ पर नहीं समझाऊंगा, तुम्हें थाने पर ले जाकर समझाऊंगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब को भी कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ, देखता हूँ कि तुम मुझे वहां पर ले जाकर क्या समझाओगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से जो पुलिस वाला था वो ऑटो रिक्शा के चालक को और कलेक्टर साहब दोनों को ही गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद सीधा उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो कलेक्टर साहब को एक सिपाही पहचान जाता है और तुरंत उनके पास जाकर उनको सल्यूट वगैरह करने लगता है और कहता है कि साहब अगर आप यहाँ पर कैसे आ गए और इनके साथ क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा मसला हुआ है? तब दोस्तों कलेक्टर साहब उसे कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों वो कांस्टेबल सल्यूट करके साइड में हो जाता है और वो पुलिस वाला जब ये देखता है कि हमारे ही थाने का कांस्टेबल इसको सल्यूट कर रहा है और उसको साहब बोल रहा है, तो वो और पूछ रहा है कांस्टेबल कि साहब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है? तो दोस्तों उसका पैर तले से जमीन खिसक जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। और दूसरी ओर जो ऑटो रिक्शा वाला था, उसको भी उस समय कुछ समझ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस थाने में जितने भी सिपाही होते हैं, वो सबको एक जगह बुलाते हैं और सब लोग सब समझाते हैं कि आप लोगों ने अगर इस तरह के काम करेंगे तो यहाँ की जनता पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखेगी? आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पुलिस वालों की पूरी टीम बदनाम हो जाती है। इस रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1000 रुपए माँग रहे थे। अगर ये पूरे दिन मेहनत करेगा तब जाकर कहीं 1000 रुपए कमा पाएगा या नहीं भी कमा पाएगा, उसे ये भी नहीं पता है। लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में आप उससे 1000 रुपए निकलवा लेंगे, अपने पॉकेट में रख लेंगे। आपको ड्यूटी करने के दौरान यही सब कुछ सिखाया गया है। दोस्तों कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं कि अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो आप लोग भी मुझे इसके साथ-साथ फँसाकर मुझे भी जेल के अंदर डाल देते, तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होती और ना जाने कितने ही लोगों के साथ आप लोगों ने ऐसी हरकत की होगी। अब दोस्तों वहाँ पर ना
बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहाँ पर बैठ जाती है और बहुत सारी कार्रवाई बैठ जाती है। और फिलहाल वहाँ पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सभी लोग के बीच में मानो एकदम से दहशत का माहौल चल रहा था। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे करके कार्रवाई आगे बढ़ती है और बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुलिस वाला था जिसने कलेक्टर साहब से बदतमीज़ी की थी, दोस्तों उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, उसको निलंबित कर दिया गया था और दोस्तों उसको की एक सज़ा उसे मिल जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से जो भी था वो अब ऐसे पैसे लेकर बैठेगा और अपनी ज़िंदगी गुज़ारेगा। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ कहीं न कहीं ठीक ही होता है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूँगी कल आपसे एक और नई अच्छी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें।